राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो मंदिर में अध्यक्ष श्री चंपत राय जी, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, एसआईटी का गठन भी हुआ है और कार्रवाई भी की गई है। उसके बावजूद अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता रीना सिंह जी मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से योगी जी का बयान आया है? देखिए, ये जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी की जो घटना है, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। 2020 में जो ट्रस्ट का गठन हुआ और अब 2026 में ठीक चुनाव से पहले जो ये स्थितियाँ निकल कर के आई हैं, तो ये हर सनातनी के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हैं, क्योंकि ये सीधा आस्था को प्रभावित करती है। और अगर एक तरीके से हम ये देखें कि कहीं ना कहीं शायद एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिन्नू यादव के साथ पिछले 6 महीने में एक बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स या डिटेल्स की जो खबरें मीडिया के अंदर हैं, हालांकि मैं उस चीज़ की पुष्टि नहीं करती, पर मीडिया के अंदर जो जानकारी है वो भी उस चीज़ का प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। दूसरा, अखिलेश यादव ने ही पहले इस मुद्दे को उठाया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जो पुलिस में नहीं गए और उस चीज़ को मीडिया में आकर के चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, गलती तो हुई है, चोरी तो हुई है और एसआईटी का गठन हुआ और जो भी जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और अभी जांच हो रही है। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, मतलब अगर यहाँ पे चोरी हो रहा है और कोई चोर को चोरी करते हुए देखता है, एक्सपोज करता है, तो वो थोड़ी चोर हो जाएगा। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को कैसे पता चला? देखिए, अगर कहीं पे कोई भी कानून का उल्लंघन हुआ है तो कोई भी नागरिक क्या करता है, अब पुलिस कंप्लेंट करेगा ना। तो आपने तो इसको एक शायद राजनीतिक मुद्दा बनाना था। अब 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अच्छा, तो आप तो इसको राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, और वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। अच्छा, तो ये तो एक अपने आप में हर चीज़ जो है वो सामने है। अखिलेश यादव कहते हैं वो कृष्णवंशी है, आप कह रहे हैं कि राम भक्त पे गोली चला दिया। देखिए, अखिलेश यादव कृष्णवंशी नहीं है। अच्छा। जो भगवान कृष्ण है वो क्षत्रिय समाज के हैं, जादौन क्षत्रिय थे और जादौनों से ही आगे निकल करके 19वीं शताब्दी में शुरू में अहीर समाज का एक महासम्मेलन हुआ था। अच्छा। जहाँ पे सभी अहीरों ने ये डिसाइड किया था कि भाई आज से आप लोग यादव लिखेंगे। अच्छा। और जो यादव है वो यदुवंश, जो जादौन को आगे चल कर के जदू बोला गया और फिर जैसे जो लोकल बोलचाल की भाषा में वो यदु हुआ और उसी से ही यादव शब्द निकला है। अगर आप ये देखेंगे कि भाई जो यादव शब्द है, जो अहीर महासम्मेलन से पहले वो क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के साथ जुड़ा हुआ है। रघुवंशी दोनों भाई होते थे, यदुवंशी, रघुवंशी। क्योंकि देखिए, जो रघुवंशी हैं वो भगवान सूर्य के कुल से है और जो जादौन है भगवान कृष्ण का जो है वो चंद्रवंशी है, वो चंद्रमा के कुल से जिनकी उत्पत्ति है। और जो अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के वंशज से, वो बिल्कुल गलत है। हम कृष्णवंशी, आप मीडिया में देखिए, हमारे पास प्रमाण है, आप लाइए ना, आप दीजिए प्रमाण, दिखाइए। और दूसरी बात देखिए, जो भगवान कृष्ण के जो वंशज हैं वो करौली में अभी भी हैं। अच्छा। उनके पास पूरे जो वंशावली है। अगर आप यादव हैं तो फिर आप, पहली बात तो फिर आप आइए, क्षत्रिय समाज में आपका स्वागत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के वंशज है तो आपका क्षत्रिय समाज में स्वागत है। दूसरा, अगर आप अपने आप को अहीर और यादव कह रहे हैं, फिर आप आरक्षण छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो जनरल कैटेगरी वाले हो गए। तो यादव ही तो है अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव तो आप तो ओबीसी में आते हैं ना, तो फिर आप तो आरक्षण के लिए क्वालिफाई नहीं होते। गरीबी के आधार। अयोध्या में अगर हम बात करें तो क्या लगता है, क्यों चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है क्या? देखिए, चुनाव इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो सकता। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बना है केंद्र के कानून इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत, जिसका जो रूलिंग गवर्नेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ना होकर के सोसाइटी रजिस्टर होती उत्तर प्रदेश में, तब ये योगी जी की सरकार के अंतर्गत आता।
अच्छा। जहाँ पे आप अगर आपने देखिए ट्रस्ट बनाया है, आपने बायलॉज बनाए होंगे, आपकी गवर्निंग बॉडी होगी, आपकी कमेटी होगी, आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते होंगे, तो आपने कोई टेन्योर भी रखा होगा। 2020 में जब ट्रस्ट का गठन हुआ, अब 2026 हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वही लोग चले आ रहे हैं? बीच में कामेश्वर चौपाल जी की मृत्यु हुई, उनकी जगह दूसरे सज्जन आए जिनको अभी पदभार दिया गया है। तो ये सब जो है ये ट्रांसपेरेंसी का विषय है। दूसरा, जो सोसाइटी रजिस्टर होती है उत्तर प्रदेश के लॉज के हिसाब से हर 5 साल के बाद सोसाइटी का री रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। आपने दोबारा से पूरे प्रोसेस को दोबारा से कंप्लीट करना होता है। और ट्रस्ट के अंदर क्या होता है कि आपने एक बार ट्रस्ट रजिस्टर कर दिया तो वो ज़िंदगी भर चलेगा, पर उसकी कमेटी के हिसाब से, उसके बायलॉज के हिसाब से मीटिंग होगी, वोटिंग होगा, प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे ये सब देखने वाली तो बात है। मेंबर्स भी तो लाइफ टाइम के लिए बनता होगा ना फिर उसमें? नहीं, देखिए लाइफ टाइम मेंबर पर ऐसा नहीं है, मेंबर बनना और ऑफिस बेयरर बनना अच्छा। दोनों में फ़र्क है। तो ये बिल्कुल भी इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं है। अगर सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद वहाँ पे ऐसे चढ़ावा चोरी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती, तब योगी जी से हम सवाल पूछ सकते थे। और दूसरा, आप ये देखिए कि योगी जी के अगर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं और उनकी जो छवि है, जो उनकी साफ सुथरी छवि की बात करते हैं, तो अभी जो शीर्ष विरोधी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो पूरा संचालन है वो योगी आदित्यनाथ को सौंप देना चाहिए। तो देखिए, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तारीफ दुश्मन भी कर रहा है, विरोधी भी कर रहा है कि हमें इस चीज़ में इन पर भरोसा है, तो ये कहीं ना ये इस चीज़ को बिल्कुल ही प्रशस्त करता है कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर किसी भी प्रकार का इस चीज़ का कोई असर नहीं लेकिन पड़ेगा। अखिलेश यादव तो यही सवाल उठा रहे हैं कि योगी राज में चंदा चोरी हो रहा है, और आपको नहीं लगता जो हजारों लाखों कार सेवक ने कार सेवाएं दी, अपनी जान की आहुति दी, सैकड़ों वर्ष 500 वर्ष के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, और वहाँ पे इस तरह की घटना जो राम भक्त है उनके दिल पे आघात पहुँचाते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहाँ पे हिंदू समाज ने 500 वर्ष तक इंतज़ार किया, कितनों से बलिदान हुए, कितनों के जीवन के, हाँ, कोठारी बंधु, और उससे भी पहले जब ये विदेशी आक्रांताओं ने 15वीं-16वीं शताब्दी में जब मंदिरों को लूटा, तो कितना विध्वंसक अत्याचार हुआ, महिलाओं पे हुआ, बच्चों पे हुआ, मंदिर में लूट हुई, मंदिरों को तोड़ दिया गया, अनगिनत लोगों का बलिदान हुआ, इसमें कोई गिनती ही नहीं है। बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद अगर हम आज उस चीज़ को ये देखें कि भाई आपने एक मुट्ठी भर लोग अगर जो सनातन धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो और जिस तरह से विपक्ष के नेता, यहाँ पे अखिलेश यादव जी को अगर इतने ही सनातन धर्म की फिक्र थी तो इनको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, न्यायपालिका का रास्ता अपनाते। और इन्होंने, हाँ, वो प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए थे, वो लोग वहाँ पे मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गए। और ये तो सभी जानते हैं कि उनके पिताजी की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने कैसे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, और उसके लिए, मंदिर के लिए जो कल्याण सिंह थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था कि राम मंदिर बने। तो ये तो जो समाजवादी का भाजपा के साथ ये जो है, देखिए गलती हुई है, पर जो मुकाबला है वो उस चीज़ में नहीं हो सकता। और ये सनातन जो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी है। बिल्कुल मैम, आपने कहा कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की बातचीत और मिली भगत हो सकती है, लेकिन कई आरोपी है उसमें। चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया, उसमें मिश्रा जी भी है, शुक्ला जी भी है, लेकिन टिन्नू यादव पे खास टारगेट कर रही हैं। देखिए, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स आई कि भाई पिछले 6 महीनों में इनकी जितनी फ़ोन कॉल्स हुई, जितनी बात हुई, तो अब जो चीज़ें हैं वो सामने हैं, और किसी को लेकर के क्यों नहीं आया, और किसी को लेकर के ऐसी खबर क्यों नहीं आया। और हालांकि जो एसआईटी की जांच है वो अभी जांच चल रही है, जिसके पास जो भी इनपुट है वो जाकर के एसआईटी को सौंपें, एसआईटी को दें। बिल्कुल। और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस तो राम मंदिर के ताला खुलवाई ना कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस कैसे राम विरोधी होगी? देखिए, अगर कांग्रेस राम विरोधी नहीं होती तो फिर ये तो वहाँ पे एफिडेविट थोड़ी देते कि भाई राम तो एक काल्पनिक थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इतने सालों तक लटका करके रखा मामला। अगर वो चाहते तो वो बेंच से रिक्वेस्ट करते कि इस मामले को फेलिसिटेट करके आप जल्दी ख़त्म करें। अभी केजरीवाल जी भी सुंदरकांड के पाठ करवा रहे हैं, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो आप लोग उनको नकली हिंदू कहते हैं, चुनावी हिंदू भी कहने लगे हैं, तो ये बात गलत है ना? देखिए, अगर हम केजरीवाल जी की बात करें तो रोहिंग्या वोटर
अगर जो सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वो दिल्ली में है। अच्छा, और केजरीवाल जी का टेन्योर वो काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार क्लियर मेजॉरिटी में रहे हैं। और रोहिंग्या को बसाया किसने सबसे ज़्यादा बसाया? जो आज SIR हो रहा है और जहाँ पे वेरिफिकेशन करके हम लोग कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इनको यहाँ से भगाने के लिए वोटर्स का नाम काट रहे हैं ना। बंगाल में आपने कांग्रेस की तो अब TMC आपने वोटर्स से नाम कटवा यही दिया। तो मुद्दा है ना कि जो रोहिंग्या वोटर बना करके ले आए, जो यहाँ पे वो कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन जब हुआ तो जो व्यवस्था थी, अगर आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जा करके किसानों का प्रोत्साहन करती थी कि भैया बैठे रहो, आंदोलन करो। उनको कहाँ से फंडिंग आ रही थी? उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? तो आज अगर अरविंद केजरीवाल आकर के अयोध्या में सनातनी बन रहे हैं तो पहले उनको उस बातों का जवाब देना होगा कि भाई ये जो रोहिंग्या की कॉलोनी बसी हुई है ये किसके कार्यकाल में आके बसी? पहले आप जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी की बातें आ रही है तो लग रहा है योगी जी की विदाई तय है। अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं। अब देखिए, योगी जी की CM पद से विदाई करके अब उनको लोक कल्याण मार्ग पे भेज देना चाहिए, प्रधानमंत्री बना करके। अब वो 2 टर्म हो गए, कितने टर्म रहेंगे CM बनेंगे? 2 टर्म बहुत हो गए, अब तीसरी बार और बनेंगे। अब उसके बाद उनको प्रधान, देखिए मैंने जैसे पहले ही कहा कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसी शख्सियत हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता ये कह रहे हैं कि आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट इनको सौंप दीजिए, हमें इन पे विश्वास है। कि जिसकी सत्यता पे दुश्मन विरोधियों को भी विश्वास है, इससे बड़ी शख्सियत आपको कहाँ मिलेगी? दिग्विजय सिंह तो अब RSS की भी तारीफ करते हैं, मोहन भागवत जी की तारीफ करते हैं, जो कि कभी किताब लॉन्च कर रहे थे RSS के खिलाफ। देखिए, अब यही तो बात है ना कि भाई ये तो शीर्ष विरोधी थे ना। अगर ये अब हो सकता है कि उनको समझ आनी स्टार्ट हो गई है, वॉशिंग मशीन से धुलना चाह रहे होंगे ना, इसलिए बोल रहे हैं योगी जी के बारे में। अब देखिए अब उनका कितना वो रह रहा है, कितना उनका इंटरेस्ट है, वो तो आने वाला समय बताएगा। 40-41 साल की जो भी यात्रा और सेवा यात्रा रही है तो वो उसमें बहुत लोग उनके ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं हर तरीके से। और जिस तरीके से एक चारित्रिक आरोप लगाए गए वो गलत है कि भाई अभी क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है या फिर कोई MP MLA है, सोशल मीडिया पे अगर किसी दूसरी ID से लिख रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जब किसी भी ऐसे बड़ी शख्सियत के ऊपर आरोप लगाते हैं वो गलत है, फैक्ट्स को सामने आने देना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि कोई भी आदमी, अगर कोई एक अच्छा डॉक्टर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा कैप्टन भी हो। आप ये क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे जो सचिन तेंदुलकर थे वो अच्छी बैटिंग करते थे, वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन थे, पर वो अच्छे कैप्टन नहीं थे। या फिर ऐसे कह सकते हैं जो टॉपर स्टूडेंट है अच्छा टीचर हो या ना हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम एक क्रिकेट वाले उससे भी देखें कि सचिन तेंदुलकर अच्छे बैट्समैन थे पर वो अच्छे कैप्टन नहीं थे। तो यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और RSS से जो गलती हुई है, देखिए चंपत राय अपने संगठन के प्रति बहुत अच्छे थे पर उनके अंदर वो प्रशासनिक गुण थे, एडमिनिस्ट्रेटिव गुण थे, वो उनको देखना चाहिए था कि भाई अगर किसी की साफ छवि और मैनेज करना, जहाँ पे डेली करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ रहा है, तो क्या आपके मैनेज करने की एबिलिटीज़ हैं? अब लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, विपक्ष के हाथ में आ गया है, जिससे कि चुनाव काफ़ी प्रभावित हो सकता है? देखिए, राज्य का चुनाव मुझे नहीं लगता प्रभावित होगा, क्योंकि जो राज्य का, जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो योगी जी के फेस वैल्यू पे है, उनके कार्यकाल पे को लेकर के है। और ये जो मुद्दा है ये केंद्र का मुद्दा है। और कहीं ना कहीं अगर जो ये लोग मांग उठा रहे हैं कि जो लोग क्रेडिट लेने का होड़ कर रहे थे, तो बिल्कुल क्यों नहीं, ये केंद्र का मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा अखिलेश वर्सेस योगी हो रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अखिलेश वर्सेस योगी नहीं है। अगर आप इसमें अखिलेश यादव जी का देखें, अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के बाहर कौन जानता है? कोई नहीं जानता। और योगी आदित्यनाथ जी को तो देश विदेश में जानते हैं। उत्तर प्रदेश पे तो काफ़ी असर हो रहा है, जैसे कि राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या की सीट हार गई बीजेपी। देखिए, ये एक तो राजनीतिक वो हो गया ना। अब अयोध्या क्यों हारी? अब ये तो जो वहाँ के रेजिडेंट है। अब आप ये देखिए कि अयोध्या की जो बार एसोसिएशन थी, अयोध्या की बार एसोसिएशन ने वहाँ पे चंपत राय, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर FIR कराने, नरोत्तम मिश्रा नहीं, मैं गलत नाम लिया मैंने, FIR कराने के लिए एडवोकेट्स ने पर्सनली जाकर के तहरीर दी कि FIR हुई अभी तक? अगर कोई भी, देखिए ये लोकतंत्र है,
यहाँ पे लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है वो सामने। मतलब ग्राउंड लेवल पे योगी जी भारी है अखिलेश यादव, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ग्राउंड लेवल पे भारी हैं, प्रदेश में भी देश में भी। तो ये मतलब एक चुनावी सिर्फ वो है मुद्दा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी बिल्कुल फ्यूज्ड मुद्दा है। अच्छा। अगर अखिलेश यादव इसको मुद्दा समझ रहे हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, जब 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे तब ये मुद्दा हो सकता है। और विपक्ष अगर एक तरीके से देखा जाए, देखिए जो सशक्त लोकतंत्र तब होगा जब मजबूत विपक्ष होगा। अभी जो हमारा देश है वो एक तरीके से विपक्षहीन लोकतंत्र, विपक्षहीन प्रजातंत्र टाइप से बन गया है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष को उठाने चाहिए। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष अगर कमज़ोर हो जाएगा तो लोकतंत्र, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोकतंत्र ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने एडवोकेट रीना सिंह को सुना और इनका कहना है कि जिस तरीके से चंदा चोरी का मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं और वो चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये कोई ख़ास असर नहीं करने वाला है और 2027 के चुनाव में योगी जी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे A to Z न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।